कुछ लोग कह रहे हैं कि रोटी बेटी का संबंध मतलब ब्राह्मण अपनी बेटियां दलितों को दें और दलित अपनी बेटियां ब्राह्मणों में ब्याह। इनको बस चाहिए कि कैसे सवर्ण लड़की पे अपना वर्चस्व हासिल कर सके। तो मैं काफी दिनों से नोटिस कर रहा हूँ, इस देश में अनपढ़ की औलादें दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही हैं। अब ईडब्ल्यूएस का आरक्षण तो ले लोगे, पर काबिलियत कहाँ से लाओगे? उसके लिए मैं हूं ना जनरेटा, मैं तुम्हें दिमाग दूंगा, ये वीडियो पूरा देख के जाना। हाँ, तो इन अनपढ़ की औलादों को लगता है कि कास्टिज्म जैसा वायरस सिर्फ इसी देश में था, पर ऐसा नहीं है। ये वायरस हर देश में था, और जो ये लोग मांग कर रहे हैं इंटरकास्ट मैरिज की, वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये काम करता है, और ये फंडा एक देश में बिल्कुल ही अच्छी तरह से काम कर चुका है, और उस देश का नाम है जापान। जैसे इंडिया में 4 वर्ण होते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और एक पंचम वर्ण भी होता था जिसे हम अछूत कहते थे। ठीक इसी तरह जापान में भी 4 वर्ण होते थे, समुराई, पीजेंट, आर्टिशन और मर्चेंट, और पंचम वर्ण उसमें होता था ईटा हिनिन। ईटा हिनिन का मतलब क्या होता है? ईटा मतलब गंदे, हिनिन मतलब इंसान रहित, मतलब गंदे जानवर और उससे भी गिरे हुए। वहां के लोगों को भी यही लगता था कि इंटरकास्ट करने से इम्प्योर हो जाएगी उनकी जनजातियां, जैसे कि यहाँ कुछ अनपढ़ों को लगता है। तो वहां की सरकार ने अफर्मेटिव एक्शंस लिए, जैसे कि यहाँ पंडित लोगों के घर घर जाकर रिश्ते लेके जाता है ना, उसके पास पूरी जात पत्रिका होती है, अपने एरिया के सारे कास्ट के लोगों को जानता है कि कौन किससे शादी करेगा, किसका किससे क्या गोत्र मैच करता है। वहां ऐसे लोगों को बैन कर दिया था, और ये जो ईटा हिनिन का स्टेटस था, इसे भी खत्म कर दिया। जब वहां की सरकार ने ईटा हिनिन का स्टेटस खत्म कर दिया था, पर कुछ जातिवादी कीड़े, उनके अंदर इतना बड़ा कीड़ा था कि वो प्राइवेट डिटेक्टिव लगाने लगे, लोगों की लीनियज चेक करने लगे, उनकी लिस्ट निकालने लगे, उनका मतलब वो पहले कहाँ रहते थे, कैसे थे, किधर थे, कौन सा सरनेम था, क्या था, ये सब पता करने लगे। तो सरकार ने इसे भी बैन किया, और अगर कोई प्राइवेट डिटेक्टिव ये करते पकड़ा जाता था, तो उसके साथ क्या होता था? उसे 1 साल की सजा मिलती थी, 100 मिलियन येन यानी कि 5 से 6 करोड़ रुपए देने पड़ते थे, और कई बार उन्हें वर्कशॉप भी ज्वाइन कराई जाती थी, जिसमें उन्हें ह्यूमन राइट्स और मॉरल वैल्यूज भी सिखाया जाता था। ये वर्कशॉप कुछ दिनों से कुछ हफ्तों तक की होती थी, तो कई बार कुछ महीनों से कुछ सालों तक की, और इसमें अपराधी एक रिपोर्ट तैयार करके सबमिट करता था। और इवन सरकार ने पब्लिक को पावर दे रखी थी कि अगर आपके साथ कोई कास्टिज्म करता है, तो आप उसे पब्लिकली ह्यूमिलिएट कर सकते हैं, सिवाय एक शर्त के कि आप उसे मारोगे नहीं, बाकी बेइज्जती पूरी तरह से करो। इवन सरकार मदद भी करती थी, जो भी कास्टिज्म करता था उसका नाम न्यूज़पेपर हेडलाइंस और टीवी न्यूज में भी दे दिया जाता था, ताकि वो पब्लिकली ह्यूमिलिएट हो जाए। जैसे इस देश में कानून है ना दहेज प्रथा के खिलाफ, कि अगर लड़की साबित कर दे कि सामने वाले ने दहेज मांगा है, तो उस पर कार्रवाई होती थी। ठीक इसी तरह अगर लड़का वाला या लड़की वाला पक्ष ये साबित कर दे कि सामने वाले ने उनकी बुराकू लिस्ट यानी कि उनकी जात पत्रिका देखी है, या फिर उनके पीछे कोई प्राइवेट डिटेक्टिव लगा है, तो उनपे भी ऐसे ही कानूनी कार्रवाई हो जाती थी। तो इसी वजह से आज के समय में जापान में इंटरकास्ट मैरिज करीब 60 से 70% हो गई है, और कास्टिज्म लगभग खत्म हो चुका है। तो मेरी बहन, क्या तुम इस देश में कास्टिज्म नहीं खत्म करना चाहती? क्या तुम इतनी टैलेंटलेस और अनपढ़ की औलाद हो कि तुम बिना कास्ट प्रिविलेज के जी ही नहीं सकती?